आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पलीफायर। हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में, जो कि यूनिट थर्ड है। हमने स्टार्ट कर दिया यूनिट थर्ड। यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट कवर हो चुकी है। अभी तक अगर वीडियो पूरा नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, पूरा जाकर वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट की। थर्ड यूनिट मतलब हम बात करेंगे एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर में भी सबसे पहला टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग नोट पॉइंट में लगा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आपके एग्जाम में 90% है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट समझिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसको हम बोलते हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। मतलब ये दो स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब दो स्टेज मतलब आप क्या बताओगे, एक तो हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। और भी आप जोड़ सकते हो, ऐसे 3 4 इधर 5, ऐसे आप और आगे पीछे जोड़ सकते हो। बट आप समझिएगा इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब यही है कि आप इसमें दो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर रखे हो, मतलब आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटर। तो एम्पलीफायर जो आप यहाँ पर करोगे ये अच्छी वैल्यू आउटपुट दे देता, मतलब इनपुट जो आप दे रहे थे उससे अच्छा आउटपुट यहाँ पर मिल रहा था टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में। इसलिए आपके सिलेबस में ही है और हमें पढ़ना भी यही है। आप और भी जोड़ सकते हो, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सो चलिए पहले सब लोग फिगर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। सब लोग फिगर देखेंगे, फिगर में कैसे दिखा जा रहा है टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। एक तरफ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किया क्या हमने, सबसे पहले हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया। हमने क्या किया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। और ट्रांजिस्टर कैसा है, एनपीएन, ठीक, समझिएगा बात। हमने एक तो ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन है, पी है, फिर एन पी एन। देख रहे थे एरो का निशान इधर लगा है, इसमें भी एरो का निशान इस साइड लगा है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसलिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। अगर आज से आपको मिल जाए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर एरो कुछ ऐसा लगा रहे तो ये क्या हो जाएगा, पी एन पी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है, तो ये हमारा हो जाता पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो अब यहाँ पर लोगे क्या है, एन पी एन, क्योंकि एन पी एन इज बेटर देन पी एन पी। जो एन पी एन होता है वो पी एन पी के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, इसलिए हमने दो ट्रांजिस्टर ले लिया। एक का नाम हम रख देंगे T1, दूसरे का नाम रख देंगे T2। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक। एक का नाम T1, दूसरे का नाम T2। हमने दो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए हैं। उसके पश्चात हमने किया क्या, हम इनपुट देते हैं। ये देखिएगा, इस सिग्नल से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट आई अपान पी मतलब इनपुट, आउटपुट लेते हैं इधर से ओ अपान पी। तो इनपुट हम देते हैं। जब हम इनपुट दिए तो एक हमारा सी इन लगा है, जिसे आप बोलोगे इनपुट कैपेसिटर। इसको क्या बोलोगे, इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर। ये क्या करता है, कैपेसिटर हम जानते हैं, कैपेसिटर का काम जो होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है एंड एसी को जाने देता है। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को मूव करने देता है। समझिएगा, ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को जाने देता है। मतलब जो इनपुट कैपेसिटर का वर्क होगा, या कोई भी सा भी कैपेसिटर हो गया, इनपुट कैपेसिटर इसलिए से बोला गया क्योंकि करंट आप इनपुट दे रहे हो बेस के माध्यम से। ये रहा हमारा बेस, इसे बोलेंगे बेस, और ये रहा हमारा कलेक्टर, और ये रहा हमारा इमीटर, ठीक। तो आप इनपुट दे रहे हो बेस से, जब बेस से इनपुट दे रहे हो तो इसलिए इसे इनपुट कैपेसिटर बोला। और ये करेगा क्या, ये ब्लॉक करेगा, ब्लॉक डीसी एंड पासेस एसी को पास करेगा और डीसी को ब्लॉक करता है। सभी कैपेसिटर का यही काम होता है, जितने भी कैपेसिटर होते हैं सब के सब डीसी को ब्लॉक कर देते हैं एंड एसी को हमारे जाने देते हैं। तो ये भी हमारा क्या करेगा, डीसी को यहीं पर ब्लॉक कर देगा और एसी को जाने का देगा। जब एसी करंट यहाँ से चलकर कुछ ऐसे पहुँचा, ये यहाँ पर बेस से गया, तो हम यहाँ पर देखेंगे सी आई एन किसे कहेंगे, ये तो समझ में आ गया, इनपुट कैपेसिटर क्या हो गया। फिर उसके बाद
CC यहाँ पर हमने लगाया। पहले सबके बारे में हम चलिए चर्चा कर लेते हैं, फिर हम वर्किंग समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलो पहले बारी बारी से हम चर्चा कर लेते हैं हमने यहाँ तक किया क्या। ठीक, बारी बारी से सबका नाम लिख देंगे, तो उसके बाद हम आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख लेंगे। यहाँ पर CI क्या है देखिएगा, CIN जो इनपुट दिया जा रहा है वहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर C इनपुट क्या है, C इनपुट इज ए इनपुट कैपेसिटर, ये हमारा है इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर। और यहाँ पर CC क्या है, C सफिक्स C, इसे क्या बोलेंगे, कपल्ड कैपेसिटर, कपल्ड कैपेसिटर। मतलब जो आप इधर देख रहे हो ये कपल्ड कैपेसिटर है। अब इसका वर्क क्या होता है ये भी हम अभी चर्चा करेंगे, सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। कपल्ड कैपेसिटर होता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा है, ये रहा CE क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे CE हमारा होता है ई फॉर इमिटर, इसे बोलेंगे शंट कैपेसिटर बोलते हैं या बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, बाईपास कैपेसिटर, या फिर इसे बोलेंगे हम शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के द्वारा हम आउटपुट लेते हैं। ये ऐसे लोड रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे, यहीं पर से हम आउटपुट लेते हैं। ये हमारा रहा RL क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख लेंगे RL जो है हमारा, RL इज लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे जिस पे आप क्या करते हो यार, लोड रजिस्टर बोल दीजिए, जिस पर आप करते क्या हो, आउटपुट लेते हो, इधर से हमें आउटपुट मिलता है। बात क्लियर हो रही है। R1 और R2 क्या है, ये देखो R1 और R2 क्या है, इसको क्या बोलेंगे तो लिख लेंगे R1 एंड R2। R1 R2 का है आपका वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस या रजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर। वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, रजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करिए फटाफट से, टेक के स्क्रीनशॉट, जल्द जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर CIN क्या है, इनपुट कैपेसिटर। मतलब ये आप देखिए फिर से एक बार आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो CIN है ये इनपुट कैपेसिटर, उसके बाद CC जो है ये, और ये हमारा क्या है, कपल्ड कैपेसिटर। CE हमारा है हमारा यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर, जिसे आप बोलोगे शंट कैपेसिटर, चाहे बाईपास बोलो या फिर आप शंट बोलो, आपकी इच्छा। उसके पश्चात RL क्या हमारा लोड रेजिस्टेंस, जिससे आप लोगे आउटपुट टेकन। यहाँ पर होता है आउटपुट टेकन, यहाँ पर आउटपुट लिया जाता है। ठीक, आउटपुट टेकन। R1 और R2 क्या हमारा वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर, जिसके कारण हमारा और अच्छी तरह से करंट एम्पलीफाई होता है। वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर के कारण, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर क्या करता है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर को बढ़ा देता है। अब हमने इसमें पहले हमें स्टेबिलिटी फैक्टर ही पढ़ाना चाहिए था एक प्रकार से, कोई बात नहीं, इसके बाद पढ़ा देंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर को बढ़ा देता है, जिसकी स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज़्यादा उतना अच्छा वो वर्क करेगा, इसलिए ये यूज़ किया जाता है वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब बात ये आती है कि इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर क्यों नहीं यूज़ किया गया, क्यों यहाँ पर मिनिमम 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, 4 ट्रांजिस्टर, 5 ट्रांजिस्टर, इस प्रकार से क्यों यूज़ किया गया, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या कारण था कि जो ट्रांजिस्टर T1 और T2 यहाँ पर लिया जा रहा है, या T3, T4, T5 लिया जा रहा है, मतलब एक से अधिक ट्रांजिस्टर क्यों लिए जा रहे थे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा गया कि इफ सिंगल ट्रांजिस्टर यूज इन एम्पलीफायर, यदि हमारा सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में यूज होता है तो आउटपुट इज वेरी स्मॉल विच हैव नो एनी प्रैक्टिकल यूज। मतलब अगर आप सिंगल ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज कर रहे थे, जैसे मान लो कोई एक ही ट्रांजिस्टर हमने यूज किया T1, एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया, तो इसके लिए जो आउटपुट मिल रहा था कुछ यहाँ पर
यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा था वो आउटपुट में से जो फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया आउटपुट इज़ वेरी स्मॉल, जिसकी वैल्यू स्मॉल थी। यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा था वो स्मॉल था और जिसका प्रैक्टिकल में कोई यूज ही नहीं था। इतनी स्मॉल वैल्यू मिल रही थी आउटपुट की, मतलब जब हमारा सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था तो उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल मिल रही थी। बात समझ में आई? तो हम क्या करते थे, एक से अधिक ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। अब आइए देखते हैं एक से अधिक ट्रांजिस्टर कैसे यूज करते हैं। फॉर इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब ताकि वो अधिक से अधिक एम्पलीफाई करके करंट को दे सके। मतलब हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 और मोर देन 2, 2 अथवा 2 से अधिक ट्रांजिस्टर शुड बी यूज्ड इन सेम कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन के 2 या 2 से अधिक ट्रांजिस्टर जब हम यूज करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एम्पलीफाई करता है। मतलब जब हम एक ट्रांजिस्टर लगाए थे तो ये इतना अच्छा से एम्पलीफाई नहीं किया था, फिर करंट इधर से जाएगा, ऐसे इस प्रकार से डीसी अलग कर दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ अगर डीसी बचा है तो एसी यहाँ से पास कराया जाता है, ये भी अलग करता है, ये भी अलग करता है, ऐसे आगे अलग करता है। मतलब जितने स्टेप हम आगे जाएंगे उतना ज़्यादा प्योर हमको मिलने वाला है। तो ये ऐसे आगे जाता है और ये यहाँ पर ये क्या होता है हमारा बेस, ये क्या करेगा, हमारा इनपुट का कार्य करेगा। अब यहाँ पर से जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, इमीटर को तो हमने क्या कर दिया, ये देख रहे हो ना, इमीटर को हमने कर दिया अर्थिंग दे दिया, जिसके कारण ये न्यूट्रल हो गया। ये इस पर जो आउटपुट मिल रहा है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा बेटर होगा, इस पर बेटर होगा, किसकी अपेक्षा, इसके पहले वाले के लिए। इसी प्रकार से और आगे जोड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए कुछ और आगे तक जोड़ेंगे, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से, तो इधर जो आउटपुट मिलेगा ये और ज़्यादा बेटर होगा, मोर बेटर। मोर बेटर तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन दोनों साथ एक साथ नहीं लगते। मतलब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा होगा, यहाँ अच्छा क्या बहुत वीक होता है, यहाँ पर उससे अच्छा होगा, यहाँ पर उससे भी अच्छा होगा। ठीक, बात समझ में आई? मतलब यहाँ पर कुछ ठीक ठाक काम चलाऊ है लेकिन वीक है, यहाँ पर वीक मिलेगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर गुड वैल्यू और यहाँ पर बेटर वैल्यू। तो इस प्रकार से इसे यूज किया जाता है, मतलब एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफायर के यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए। बात समझ में आई? एम्पलीफायर को यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये सब यूज करते हैं। कंफर्म हुआ? सबको समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? बात आती है सेम कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हो, दो के दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लोगे। पीएनपी ले रहे हो, दो के दोनों पीएनपी ही लोगे, या 2 से अधिक जितने भी ट्रांजिस्टर लोगे पीएनपी ही लोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक में एनपीएन रख लो दूसरे में पीएनपी रख लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका फिर गलत आएगा, आपको अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन के होने चाहिए। अब आइए देख लेते हैं किसके साथ क्या कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो सीसी आपको दिख रहा है, मतलब आपको इसे को बोलेंगे क्या, कपल्ड कैपेसिटर। ये कपल्ड कैपेसिटर है, ये वाला। ये यहाँ पर बताया जा रहा है आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ ये सेकेंड है, सेकेंड इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज एंड सो ऑन। इस प्रकार से सो ऑन। मतलब ये समझिएगा जो आउटपुट है, मतलब इस फर्स्ट वाले स्टेज का जो आउटपुट है वो कनेक्ट किया, ये आउटपुट देख रहे हैं ना, ये जाकर कनेक्ट किया जा रहा है सेकंड वाले इनपुट से। देखिएगा, ये कहा जा रहा है आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। स्टेज कहाँ पर है, ये तो हमारा ये अर्थिंग की गई थी, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज, इसको बोलेंगे हम सेकेंड स्टेज, इसको बोलेंगे हम सेकेंड स्टेज। तो ये बता रहा है सच ऑब्टेन्ड एम्पलीफायर नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मतलब इस प्रकार के जो एम्पलीफायर मिलते हैं कि जिसमें 2 से अधिक ट्रांजिस्टर लगे हों और जो पहले वाले का आउटपुट हो वो दूसरे वाले के इनपुट से कनेक्टेड हो, तो इस प्रकार के एम्पलीफायर को हम बोलेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। नोट कीजिएगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आपको यही बताना है कि जब यहाँ पर देखिएगा आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स, तो सच ट्रांजिस्टर या सच एम्पलीफायर आर नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। बात क्लियर हुई? ठीक। हेंस रजिस्टर एंड कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर आर नोन एज RC coupled amplifier. That capacitor which connected first stage amplifier to second stage amplifier known as coupling capacitor. ऐसा कैपेसिटर जो कि
ध्यान से समझिएगा, ऐसा कैपेसिटर जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब ये इस वाले कैपेसिटर की चर्चा हमने की है, इस वाले कैपेसिटर की हमने चर्चा की, ये वाला कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर जो कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर के आउटपुट से तथा सेकंड ट्रांजिस्टर के इनपुट से जुड़ा होता है, उसे हम बोलेंगे कपलिंग कैपेसिटर, वो हमारा कहलाता है कपलिंग कैपेसिटर। सो यहाँ तक भी नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं सर्किट एनालिसिस के बारे में, कौन सा इनपुट कैपेसिटर क्या है, उसका वर्क क्या है, सब कुछ जानेंगे। सर्किट एनालिसिस के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सर्किट एनालिसिस के बारे में। तो हेडिंग लगा लेंगे सर्किट एनालिसिस। अभी हम चल रहे हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में ही, ऐसा ना सोचिएगा कि हम कहीं और चले गए, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में ही आप हेडिंग डालेंगे सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट एनालिसिस में सबसे हम पहले पढ़ेंगे इनपुट कैपेसिटर के बारे में। इनपुट कैपेसिटर क्या है, ये इनपुट कैपेसिटर। तो हेडिंग लगा लेंगे इनपुट कैपेसिटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट कैपेसिटर के बारे में। फर्स्ट इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर। तो इसमें दिखाएंगे इनपुट कैपेसिटर में कि ए कैपेसिटर ऑफ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज ऑन द इनपुट टर्म एज इनपुट कैपेसिटर। मतलब ये बताया जा रहा है ए कैपेसिटर ऑफ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जो आप देख रहे हैं ये इनपुट कैपेसिटर है, ये चीज़ इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर। ये जो है इधर जो आप सिग्नल लगाए हो ना, इधर एक रेजिस्टेंस भी लगता है जो कि हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब इधर आप रजिस्टर भी दिखा सकते हो, ये हाई रेजिस्टेंस एक लगाया जाता है जो कि इसके पैरेलल क्या बोलेंगे, एक सीरीज में है। आप देख पा रहे हैं पैरेलल नहीं है, सीरीज में है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, सीरीज ऑन द इनपुट टर्म एज इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कंडक्टिंग पथ फॉर एसी एंड इंसुलेटिंग पथ फॉर डीसी। तो ये बताया जा रहा है कि जो इनपुट कैपेसिटर है, ये इनपुट कैपेसिटर आप समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि इस इनपुट कैपेसिटर से सिर्फ और सिर्फ एसी करंट फ्लो होगा एंड डीसी के लिए इंसुलेटिंग पथ ये करता है। इंसुलेटिंग पथ मतलब डीसी को रोक रहा है, डीसी को जाने ही नहीं देगा, तो डीसी को रोक देता है और एसी को पास करने देता है। अतः वनली एसी कैन फ्लो थ्रू इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर से केवल एसी करंट ही फ्लो हो सकता है। बात क्लियर हुई? यहाँ तक तो हमने आपको समझाया था। अब सर्किट एनालिसिस का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बायसिंग ऑन स्टेबलाइजिंग रजिस्टर के बारे में होगा। इतना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, ये इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। लेक्चर खत्म होने के पश्चात आप लोग वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कहा जा रहा है बायसिंग एंड स्टेबलाइजिंग रजिस्टर। स्टेबलाइजिंग रजिस्टर बायसिंग क्या होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर R1 एंड R2। यहाँ पर R1 और R2 बना लीजिएगा, R1 एंड R2। जो रजिस्टर R1 एंड R2 है आर यूज्ड बायसिंग रजिस्टर, वो बायसिंग रजिस्टर के लिए यूज किए जाते हैं इन वोल्टेज डिवाइडर, इन वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डिवाइडर, ये डिवाइडर है, ठीक, डिवाइडर फॉर्म, सो इट ए नोन एज बायसिंग रजिस्टर, इसलिए बायसिंग रजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात R1 है और R2 ये दोनों हमारे बायसिंग रजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और अगली चीज़ हमें क्या मिलती है? स्टेबलाइजिंग रजिस्टर। अर्थात स्टेबलाइजिंग रजिस्टर क्या है? तो हमने क्या किया है कि इमीटर को इस बेस से जोड़ा है। इमीटर को क्या किया है, ये देख रहे हैं ना, बेस से क्या आप धरती से जुड़े हो। इमीटर को जब हम पृथ्वी से जोड़े हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं इमीटर है होगा क्या हमारा, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर होगा, मतलब उसे स्टेबलाइज करेगा। आर ई क्या कहलाएगा? स्टेबलाइजिंग रजिस्टर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग रजिस्टर की। स्टेबलाइजिंग रजिस्टर क्या होता है? तो यहाँ पर हमने बताया कि आर ई जो होता है ये स्टेबलाइजिंग रजिस्टर होता है। ये आर ई इज स्टेबलाइजिंग रजिस्टर, जो कि इसे स्टेबलाइज करता है। जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसे स्टेबलाइज करता है, कितना फ्लो करना है, कितना, अगर बहुत ओवर हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा गया है, आप लोग जानते हैं ये हमारा अर्थ से जोड़ दिया गया है, जिस कारण ये न्यूट्रल भी हो जाता है। तो स्टेबलाइजिंग रजिस्टर हमारा आर ई हुआ। कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है? ये वाला कपलिंग कैपेसिटर, दोज कैपेसिटर विच कनेक्ट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, ये हमारा फर्स्ट स्टेज और ये हमारा सेकंड स्टेज।
और वो सेकंड स्टेज के इनपुट से जोड़ दिया जाता है। दिस कैपेसिटर यूज टू कनेक्टेड आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज आर नोन एज कपलिंग कैपेसिटर। और ये क्या करता है, इंसुलेटिंग पथ फॉर डीसी एंड कंडक्टिंग पथ फॉर एसी, मतलब एसी को जाने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये रहा हमारा कपलिंग कैपेसिटर। समझ में आया, क्लियर हुआ। बात करते हैं, एक और कैपेसिटर भी बचा है, बाईपास कैपेसिटर। ये देखिएगा सीई, ये पॉइंट, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। बाईपास कैपेसिटर क्या होता है, आइए चर्चा कर लेते हैं बाईपास कैपेसिटर। ठीक, बाईपास कैपेसिटर आखिर होता क्या है, हेड डालेंगे बाईपास कैपेसिटर। बात करें बाईपास कैपेसिटर की, जो कि हमारा सीई होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीई से, सी सफिक्स ई होता है, ये कुछ ऐसा सी सफिक्स ई, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा सी सफिक्स ई, मतलब इमीटर, यहाँ पर इमीटर जोड़ा गया है कैपेसिटर। तो यहाँ पर बोलेंगे बाईपास इमीटर बाईपास कैपेसिटर इसे एक्चुअली बोलते हैं। तो बाईपास कैपेसिटर आखिर होता क्या है, लिखेंगे द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इमीटर रजिस्टर इज कॉल्ड इमीटर बाईपास कैपेसिटर। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में कि जो आर ई के पैरेलल में एक सी भी जुड़ा है, ये देखो ये रहा हमारा आर ई और ये रहा हमारा सी ई। आर ई के पैरेलल में हमारा सी ई भी जुड़ा हुआ है, ध्यान समझिएगा, आर ई के पैरेलल ही हमारा सी ई भी जुड़ा हुआ है। जब आर ई के पैरेलल हमारा सी ई जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्या, जो सी ई होगा दिस इज नोन एज, ये सी ई जो है ये हमारा कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, बाईपास कैपेसिटर। क्या कहलाएगा, बाईपास कैपेसिटर। ठीक, बाईपास कैपेसिटर, बात समझ में आई, इसी को हम बोलेंगे बाईपास कैपेसिटर, नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, बाईपास कैपेसिटर सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोड रेजिस्टेंस की। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस जो होता है इस पर हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट प्राप्त करने के लिए लोड रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, मतलब लोड रेजिस्टेंस आर सफिक्स सी एल, इसलिए इसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये इस पर से हमें आउटपुट मिलता है, ये देख पा रहे हैं आप, इस पर से हमें आउटपुट मिलता है, जो कि हम यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये देखो, ये लोड रेजिस्टेंस, ये जिस पे से आपने आउटपुट पाया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और हाँ, ये आपको नोट्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं इसकी वर्किंग क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है। सभी आपने देख लिए कि यहाँ पर कौन से कितने कैपेसिटर लगे हैं, कौन से रजिस्टर लगे हैं, तो इस प्रकार से ये सब आपने देखा, मैंने किया, समझा। तो अब हम चलते हैं इसके बाद, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम करते क्या हैं, वर्किंग समझेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, वर्किंग समझेंगे। चलो देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग है व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड, जब हमारा एसी सिग्नल अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इनपुट में ये सी इनपुट लगा दिया, मतलब इनपुट कैपेसिटर जो कि डीसी को ऑलरेडी कैंसिल कर दे रहा था, मतलब फिल्टर कर दे रहा था और सिर्फ एसी को ही जाने देता था। तो व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर मतलब पहले वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर जब एसी सिग्नल अप्लाई की जाती है, इट एम्पलीफाई एंड डेवलप्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल। ये क्या करता है, ये डेवलप करता है, एम्पलीफाई करता है, मतलब जो हमारा एसी करंट जा रहा है उसको एम्पलीफाई किया, उसके वैल्यू को बढ़ाया, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया। दिस एम्पलीफाइड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज थ्रू द कपलिंग कैपेसिटर, थ्रू द कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा, मतलब ये जो आउटपुट मिला है यहाँ पर देख पा रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा ये सेकंड वाले इनपुट में भेज दिया जाता है। जब ये सेकंड वाले इनपुट में भेजा जाता है तो यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर लगा था, तो ये भी ऑलरेडी डीसी को निकाल देकर, मान लो इधर से कुछ डीसी का भाग भी चला गया इधर से, तो ये ऑलरेडी डीसी को छान के एसी को यहाँ पर प्रवेश करने देता है, इस प्रकार से। ठीक, वेयर इट इज़ फर्दर एम्पलीफाई, और अतः यहाँ पर इस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर फिर से ये एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होकर के हमारा नेक्स्ट वाले कपलिंग कैपेसिटर पे जाकर ये मिलता है, और नेक्स्ट वाला जो कपलिंग कैपेसिटर होगा वो फिर से हमारा डीसी को छान करके, मतलब डीसी को फिल्टर करके एसी को आपको प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमें एक बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस, इट इज़ ए लोड रेजिस्टेंस आर एल, इसी पे हम आउटपुट लेते हैं ऑफ द सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर सिग्नल ओवर ऑल गेन
गेन इज रेज्ड टू द डिजायर्ड लेवल। मतलब जितना हमको चाहिए उतना हम इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को जोड़कर, जैसे और भी ज़्यादा अच्छा चाहिए, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के चाहिए, तो और भी एक ट्रांजिस्टर जोड़ देंगे, और एक ट्रांजिस्टर जोड़ देंगे। जितनी ट्रांजिस्टर जोड़ेंगे उतना ही अच्छा हमें आउटपुट मिलता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की तरफ। और हाँ, अगर आप समझना चाहें टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो रेजिस्टेंस की संख्या होती है, टोटल रेजिस्टेंस की संख्या, टोटल जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 10 होते हैं। टोटल रेजिस्टेंस 10 होते हैं। टोटल कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इसमें यूज होता है वो 5 यूज होता है। और जो ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर वो 2 यूज होता है। 2 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, एक तो T1, दूसरा हमारा T2। एक अब रेजिस्टेंस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक इधर इनपुट रेजिस्टेंस दिया जाता है। इधर भी तो रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, बात समझ में आई। कैपेसिटर काउंट कर लेंगे। ये रहा 1 2 3 4 एंड 5 कैपेसिटर भी हैं। 5 कैपेसिटर हो गए और 2 ट्रांजिस्टर आपको दिख ही रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर ये, दूसरा ट्रांजिस्टर ये। इस प्रकार इसको याद रख लीजिएगा। हम एक ड्रा करते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। क्या ड्रा करते हैं? फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। किसके किसके बीच में ड्रा करेंगे? वोल्टेज गेन एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में। वोल्टेज गेन एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ड्रा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। ये मान लीजिए एक लाइन हो गई हमारी, ये कुछ ऐसा। ये हमारी फ्रिक्वेंसी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? न्यू के द्वारा। तो हम इधर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं न्यू। फ्रिक्वेंसी है और इधर हमारा वोल्टेज गेन है। ये हमारा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन मतलब वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के मध्य हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये जो ग्राफ आया था वो प्रैक्टिकली मिला था, ऐसा नहीं कोई इसकी थियोरी है, प्रैक्टिकली मिला था। प्रैक्टिकली ग्राफ कैसे मिला? ग्राफ कुछ इस प्रकार आपको मिला था। ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार था, कुछ ऐसा। मतलब ग्राफ जो था कुछ इसी प्रकार हमारा मिला हुआ था। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 3 रीजन बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 3 रीजन बन रहे हैं। कौन कौन से रीजन? लो, मिडिल एंड हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। लो रीजन, हाई, मिडिल। इसको हम बोलेंगे लो फ्रिक्वेंसी रीजन। फ्रिक्वेंसी रीजन, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। यह है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। ठीक, और ये हमारा मिडिल फ्रिक्वेंसी रीजन ये हमारा है। ये हमारा मिडिल फ्रिक्वेंसी रीजन, मिडिल। ये हमारा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। तो इस प्रकार से REGION, तो इस प्रकार से हमें 3 रीजन मिले, लो, मिडिल एंड हाई। लो, मिडिल एंड हाई। तो क्या देख पा रहे हैं? लो में आपको दिख क्या रहा है? लो में जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम देखिए ये कुछ इस प्रकार से बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ये कुछ ऐसा बढ़ती गई बढ़ती गई। तो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में बात करेंगे अगर हम बात कर लें इन लो फ्रिक्वेंसी रीजन, इन लो फ्रिक्वेंसी रीजन, लो फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में हमें मिल रहा है कि जो वोल्टेज गेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। ये मिला। अब बात करें, ये फ्रिक्वेंसी है हमारा यहाँ पर 50 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज, मतलब लेस देन, लो फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करें लेस देन 50 हर्ज की बात हो रही है। अगर हम बात कर लें इन मिडिल फ्रिक्वेंसी रीजन,
इन मिडिल फ्रिक्वेंसी रीजन। मिडिल फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करें तो मिडिल फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करेंगे, इसके लिए हमारा होता है वोल्टेज गेन। देखिए बढ़ ही नहीं रहा, आप जब फ्रिक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बढ़ाए 50 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक बढ़ाए तो वोल्टेज गेन कांस्टेंट रहा, तो ये क्या होता है, नॉट चेंज। वोल्टेज गेन डज नॉट चेंज, ले लेंगे, वोल्टेज गेन डज नॉट चेंज। वोल्टेज गेन doesn't change with frequency। मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज के साथ साथ वोल्टेज गेन में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला, नहीं तो ना तो ये चेंज ही होता है, आप देख पा रहे हैं मिडिल रीजन में। बट अगर हम बात करें यहीं पर हाई रीजन की बात करें, इन हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में क्या बताया जा रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हमारा ये देख पा रहे हैं ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज गेन घटता जा रहा है। तो फ्रिक्वेंसी जो हो रही है, ये फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज गेन, मतलब वोल्टेज गेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ से हमें मिला, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। उसके बाद हम चलते हैं इसके यूज और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की तरफ। नोट डाउन कर लिए, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग लगा लेंगे इसका यूज। यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, तो बताएंगे इट यूज इन एडियो एम्पलीफायर। ये मैक्सिमम यूज किया जाता है एडियो एम्पलीफायर, मतलब एडियो को एम्पलीफाई करने में। एडियो मतलब जो आप बोल रहे हो उसके एडियो को एम्पलीफाई करने में काम आता है ये, तो लिख लेंगे इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन एडियो एम्पलीफायर। ये एडियो एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है वर्क। जैसे मान लीजिए आप बोलते हो, माइक में आवाज़ जाती है, आप धीरे से बोल रहे हो लेकिन माइक में तेज़ी से सुनाई देती है, तो क्या कारण है, यही आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। उसमें आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, तो देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज, इट हैज़ लार्ज फ्रिक्वेंसी रेंज। इसका फ्रिक्वेंसी रेंज जो होता है वो लार्ज होता है। आपने देखा इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज मिल रहा था वो कितना, 50 हर्ट्ज टू 12 किलो हर्ट्ज तक ये चेंज ही नहीं होता, मतलब ये ग्राफ एकदम नियत रहता है। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है बहुत लार्ज होता है, जो कि इसके पास एक बेनिफिट आती है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, दूसरा पॉइंट आता है कांस्टेंट वोल्टेज गेन ऑब्टेन, मतलब जो वोल्टेज गेन है वो कांस्टेंटली मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि वेरी कर रहा है। लार्ज फ्रिक्वेंसी देखिए, यहाँ से यहाँ तक 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज को, जो कि बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ तक वोल्टेज गेन हमें ज़्यादा मिल ही नहीं रहा, कांस्टेंट मिल रहा है, जो कि इसका एक एडवांटेज हो जाता है, इसका एक एडवांटेज होता है। तीसरा एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज चीप। ये सस्ता होता है, मतलब इसको लगाने के लिए ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती बहुत ज़्यादा, ये सस्ता पड़ता है। और सस्ती चीज़ें हैं तो मैक्सिमम यूज़ होगा भाई, सभी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी डिवाइस ऐसे प्रोडक्ट से बन रही है जो प्रोडक्ट सस्ता है, तो वो डिवाइस भी सस्ती बन के तैयार होगी, जिसको लगभग सभी लोग यूज़ कर लेंगे, यूज में ज़्यादा आ सकता है। अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है तो शायद कुछ ही लोग उसे यूज कर पाएँ, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये सस्ता है, ये इसका एक बेसिकली एडवांटेज। जैसे आप मार्केट में कुछ लेने जाइए तो कोई किसी ब्रांड का सामान है जो कि काफ़ी महंगा है और उतनी अच्छी क्वालिटी कोई दूसरा ब्रांड है जो कि उतनी ही अच्छी क्वालिटी थोड़ा सा उसे सस्ता दे रहा है, तो आप लोग सस्ता वाला परचेस करेंगे, भाई क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगला ब्रांड ज़्यादा ले रहा है, ये वाला ब्रांड कम ले रहा है, तो वही आप लोगे, तो ये सस्ता होता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज किया जाने वाला है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोल जा रहा है, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज़ लाइट इन वेट। ये वेट में भी हल्का होता है, मतलब कोई भी चीज़ आप यूज कर रहे हो अगर वो उसको वेट में हल्का है तो ज़्यादा यूज करोगे, भारी है तब हल्की चीज़ें आप ज़्यादा यूज करोगे। कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो अगर वो हल्का है आप ज़्यादा उसे प्रीफर करना चाहोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना जो स्मार्टफोन यूज करो, अगर स्मार्टफोन आपको कोई 250 ग्राम का दे दिया जाए, कोई 170 ग्राम का दे दिया जाए, तो आप ज़्यादातर 170 ग्राम का ही लेना पसंद करोगे, बहुत हैवी क्या करोगे, ठीक। हैवी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ये सस्ता भी होता है और लाइट इन वेट,
ये वेट में हल्का भी होता है। तो अब हम प्रशंसा तो खूब सुन लिए, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी सुन लें। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज की। पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि ये नॉइज़ क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में, मतलब वायुमंडल में ये नॉइज़ क्रिएट करता है, शोरगुल करता है ज़्यादा। भाई माइक आप यूज कर रहे हो, एम्पलीफाई तो कर रहा है आपका आवाज़, आप धीरे बोल रहे हो वो तेज़ी से सुना रहा है, लेकिन वो शोरगुल तो भी कर रहा है। कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नॉइज़ फैलाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फैलाता है। मतलब एक प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण मान सकते हो आप लोग, ये फैलाता है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसका नोट्स चाहते हो पूरा एक तरफ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, पीडीएफ नोट्स आपको दी गई है, आप जाकर डाउनलोड कर ले देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।